हेलो दोस्तों, रश्मि बाइटी स्टोरीज में आपका स्वागत है। रानी सुबह से उठकर अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर अपना कमरा साफ करने के बाद जैसे ही किचन की तरफ गई, उसे वहां यमुना जी, जो रानी की सास हैं, जिनका मुंह गुस्से से फूला हुआ था, जिसका कारण था देर से सोकर उठना। दरअसल रानी के 2 छोटे बच्चे हैं, जिनमें एक की आयु 3 वर्ष और दूसरे की आयु 4 महीने ही है। बच्चों के साथ देर रात तक जागने की वजह से उसे रोज ही उठने में देर हो जाया करती थी, जिसके कारण यमुना जी का गुस्सा उसे समय समय पर झेलना ही पड़ता था। रानी की शादी को 5 वर्ष हो चुके थे। यमुना जी शुरू शुरू में कुछ कहती तो नहीं थी, पर अपने हाव भाव से वो हमेशा साबित कर ही देती थी कि रानी अच्छी बहू नहीं है। रानी के पीठ पीछे बुराई करना, रिश्तेदारों के सामने उसकी गलतियां बताना और उसे हर बात में बुरा बताना उनकी आदत में शुमार था। उन्हें लगता था रानी बहुत चालाक लड़की है, जिसका सबसे बड़ा कारण था रानी का उनके बेटे सागर के साथ लव मैरिज करना। रानी और सागर ने कोर्ट मैरिज की थी, जिसे रानी के घर वालों ने नहीं स्वीकार किया, पर सागर के घर वालों ने उन्हें घर में रहने की इजाज़त दी। बस समाज के नियमानुसार पूरे रीत रिवाज के साथ उनकी दोबारा शादी भी करवाई। आज भी बहुत सारी जगह पर बेटे की लव मैरिज को अपना लिया जाता है, पर बात बेटी के प्रेम विवाह की हो तो उसकी शादी के बाद उसे अपनाना तो दूर, बेटी से सारे रिश्ते ही ख़त्म कर लिए जाते हैं, जिसका फ़ायदा बहुत से लड़की के ससुराल वाले उठाते हैं। वो बेटे बहू को साथ तो रख लेते हैं, अपने बेटे को माफ़ भी कर देते हैं, पर बहू को दिल से कभी नहीं अपना पाते, या जब तक अपनाते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है। रानी और सागर के साथ भी यही हुआ। रानी की फैमिली ने उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए। सागर की फैमिली ने भी उन्हें अपना तो लिया, पर शादी के बाद फिर कभी उन्हें अपना नहीं समझा। रानी सागर के परिवार में सबका दिल जीतने की कोशिश करने लगी, पर उसकी हर कोशिश बेकार जाती। कुछ समय बाद यमुना जी के पति की बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई, जिसका कारण भी यमुना जी ने रानी को ठहराया। अब वो रानी से और ज़्यादा नफरत करने लगी थी। उनके पति सास की सेवा में थे, जिनका कुछ कार्यकाल शेष था, अतः उनकी जगह अनुकंपा नियुक्ति के लिए यमुना जी ने अपने छोटे बेटे को चुना, जिसकी पढ़ाई में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, तथा किसी तरह उसने 2-3 सालों में 10वीं 12वीं की परीक्षा पास की थी। वही सागर का दिमाग बिजनेस में था। उसका मानना भी हर युवा की तरह ही था, यदि नौकरी ही करनी है तो सास की सेवा की जाए या अपना खुद का व्यवसाय, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, शुरुआत की जाए। इस तरह से दोनों भाई अपने काम में व्यस्त हो गए। छोटा भाई अपने पिता की जगह नौकरी करने लगा, वहीं सागर ने भी अपना व्यवसाय शुरू कर लिया। वहीं यहाँ घर में रानी और यमुना जी के बीच दूरियां बढ़ती ही जा रही थीं। जहाँ यमुना जी के व्यवहार में कोई फ़र्क नहीं आया, बल्कि अब वह रानी को सामने से उल्टा सीधा बोलने लगी, उसे बात बात पर ताने देती। वहीं रानी भी तंग आकर कभी कभी उनकी गलत बातों का विरोध करने लगी थी, जिससे उनके बीच और दूरियां बढ़ गई थीं। धीरे धीरे रानी के 2 बच्चे हो गए। उनके आने से घर में रौनक आ गई। रानी को लगा अब शायद यमुना जी उसे माफ़ कर दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यमुना जी चाहती थी कि रानी उन्हें मान सम्मान दे, घर का सारा काम संभाले, उनकी मर्जी से सारे काम करे, उनसे बिना पूछे कुछ न करे, पर वह उसे किसी भी तरह का हक नहीं देना चाहती थी। उन्होंने संपत्ति का आधा हिस्सा अपने व आधा अपने छोटे बेटे के नाम करके रखा था। सागर और रानी को बस वो अपने साथ रखना चाहती थी, जिसकी वजह उनका अपने बेटे से थोड़ा बहुत लगाव व उनके 2 प्यारे पोते थे, जिनमें से बड़े वाले पोते से उनका कुछ विशेष लगाव था। उन्हें उसमें सागर के पिताजी की छवि नज़र आती थी। उन्हें लगता था कि उनके पति उसके रूप में वापस आ गए, और कुछ समाज का डर था। यमुना जी रानी की लाख बुराई कर लें, पर सच कब तक छुपता। धीरे धीरे सागर और रानी ने समाज और रिश्तेदारों में अपने अच्छे व्यवहार से अपनी जगह बना ली थी। यमुना जी के ऐसे व्यवहार की वजह से ऐसा नहीं था कि रानी और सागर ने घर छोड़कर जाने की कोशिश न की हो, पर यमुना जी ने उन्हें किसी न किसी तरह जाने से रोक लिया करती थी। जब भी सागर ने रानी और बच्चों को घर से ले जाने की बात की, यमुना जी ने सभी परिवार रिश्तेदारों को इकट्ठा करके खूब तमाशा किया।
वो न तो उन्हें अपना रही थी और न उन्हें अलग जाने दे रही थी। शुरू में तो रानी ने सागर से शिकायतें की, पर जब घर की कलह का असर सागर के काम पर व उसके स्वास्थ्य पर पड़ने लगा तो रानी ने सारी बातें अपने तक ही सीमित रखने का फैसला किया। सागर सब समझते थे और वो रानी से बहुत प्रेम भी करते थे, पर वो परिवार की अहमियत भी समझते थे और जब तक उनके छोटे भाई की शादी ना हो जाए और वो सेटल ना हो जाएं, वो अपने परिवार को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। उनका मानना था कि उनके पिता की मृत्यु के बाद मैं अपनी माँ व भाई का ध्यान रखना उनका फ़र्ज है। वो अपने व्यवसाय पर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहते थे, जिससे वो अपने परिवार के और रानी के हर छोटे बड़े सपने को पूरा कर सकें। वो बहुत सुलझे हुए व्यक्ति थे जो कभी भी किसी के दुख का कारण नहीं बनना चाहते थे। वो परिवार में सभी को खुश रखने की कोशिश करते। जिंदगी भी बरसात के मेढ़क के समान हो गई थी, जहाँ दूसरे को पकड़ो तो पहला हाथ से छूटकर निकल जाता है। इस दुनिया में सबको एक साथ खुश रखना संभव ही नहीं है, पर धीरे धीरे समय निकलता गया। रानी के देवर की शादी की बात शुरू हुई, रिश्तों की लाइन लग गई। भले ही एक व्यवसाय से व्यक्ति नौकरी वालों से कहीं अधिक कमाता हो, पर समाज में सरकारी नौकरी वाले लड़के की अलग ही डिमांड होती है। अपना बेटा भले कुछ ना करे, पर दामाद सबको सरकारी नौकरी वाला चाहिए। अगर सोचा जाए तो जिस तरह दहेज मांगना कानूनन अपराध है, वहीं अपनी बेटी की शादी के लिए सरकारी दामाद ढूंढना भी गलत है। मानते हैं हर माता पिता अपनी बेटी की भलाई चाहते हैं, उनका सुरक्षित भविष्य चाहते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी बेटी की खुशियों की गारंटी नहीं होती और बहुत सारे गुण हैं जो लड़के में और उसके परिवार में होने चाहिए। खैर, घर में शादी की बातें शुरू हुई। जो भी रिश्ते आते यमुना जी उन्हें मना कर देती। उनको अपने सरकारी नौकरी वाले बेटे पर बहुत घमंड था। उन्हें लगता था वो जब चाहेंगी उन्हें कोई भी लड़की मिल जाएगी। अपने बेटे की शादी के लिए इस सोच की वजह से वो हर रिश्ते को टाल देती। छोटे बेटे की उम्र भी शादी की हो चुकी थी, पर यमुना जी कोई भी रिश्ते की बात को आगे ही नहीं बढ़ाती। एक दिन उनके छोटे बेटे ने खुद ही एक लड़की पसंद कर ली और यमुना जी को कह दिया कि वह उसी से शादी करेगा, पर लव मैरिज के हमेशा से खिलाफ यमुना जी ने उसकी बात नहीं मानी। उन्हें लगा लड़का अपनी पसंद से शादी करेगा तो बहू के पल्लू से बंध जाएगा और उनके हाथ से निकल जाएगा। वैसे भी वो रानी की लव मैरिज करने से चिड़ी हुई थी और सागर से भी नाराज़ थी, इसीलिए उन्होंने गुस्से में बहुत कुछ अपने छोटे बेटे के नाम कर दिया था। उन्हें डर था कि आने वाली बहू नौकरी के दम पर उनके बेटे को उनसे दूर न ले जाए, इसीलिए उन्होंने अपने सगे संबंधियों से दबाव बनवाकर और लड़ झगड़ कर उनकी पसंद से शादी करने को मना कर लिया और जल्दी जल्दी में खुद ही एक गांव की गरीब परिवार की लड़की से उसकी शादी करवा दी। उन्हें लगा कि गरीब घर की लड़की को वो चाहे जैसे रखेंगी और वो उनसे डर कर रहेगी, पर इंसान जैसा सोचे हमेशा वैसा कहाँ होता है। कुछ दिन तो उनकी छोटी बहू सीमा अच्छे से रही। यमुना जी ने शुरू में उस पर बहुत प्यार लुटाया। वो रानी को सुनाने के लिए सभी से सीमा की बहुत तारीफ़, उसे संस्कारी और हर काम में होशियार बताती, उसके लिए नई नई चीज़ें लाती। उन्हें लगता कि इन सब से रानी को लगेगा कि उसने कोर्ट मैरिज करके कितनी बड़ी गलती की है। अगर उसने अपने माँ बाप की पसंद से शादी की होती तो उसे भी इतना प्यार मान सम्मान मिलता, पर उनकी आशा के विपरीत रानी को इन सब बातों से फ़र्क पड़ना बंद हो गया था। उसकी दुनिया अपने बच्चों और पति तक सीमित थी। वो सुबह से सीमा के साथ मिलकर सारा काम करती और फ्री टाइम में अपना व अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखती। अच्छी से अच्छी परवरिश देने की पूरी कोशिश करती। समय अपनी गति से निकल रहा था। धीरे धीरे यमुना जी के व्यवहार से सीमा उन पे हावी होने लगी। भले ही यमुना जी ये सब रानी को नीचा दिखाने के लिए करती थी, पर सीमा को लगता कि उनका छोटा बेटा उनकी कमजोरी है और वो उसे बहुत प्यार करती हैं और अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा वैसे भी वो अपने छोटे बेटे के नाम कर चुकी थी। उनका कहना था कि आधा हिस्सा उनके छोटे बेटे का है
और आधा उनके नाम पर है। अगर रानी सागर को उनका हिस्सा चाहिए तो रानी को हमेशा उनके साथ रहना होगा और उनकी सेवा करनी होगी। रानी अगर सागर को लेकर उनसे दूर गई तो वो उसे अपनी संपत्ति में से कुछ भी नहीं देगी। इन सब बातों का असर सीमा पर सबसे ज़्यादा पड़ा। उसे अब किसी बात का डर नहीं था। उसे समझ आ गया कि यमुना जी रानी से तो नफरत करती हैं, तो सीमा से हर परिस्थिति में निभाना उनकी मजबूरी है। उनका जो भी है सब उसका ही है, क्योंकि यमुना जी खुद उसे पसंद करके लाई थी। इसीलिए उसमें कोई भी कमी निकालने पर वो तुरंत उन्हें जवाब देती कि जैसी भी हूँ, आप खुद पसंद करके लाई हो, आप खुद आई थी मेरे यहाँ रिश्ता लेकर। अगर यमुना जी कभी उसे थोड़ा बहुत भी कुछ कहती, वो तुरंत उन्हें पलटकर जवाब देती। छोटा बेटा भी उसे कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो वैसे भी अपनी पसंद की लड़की से शादी न होने की वजह से यमुना जी से चिढ़ा हुआ था और वो यमुना जी के स्वभाव और रानी के साथ किए व्यवहार को अच्छे से जानता था। यमुना जी के लाड प्यार ने वैसे भी उसे बिगाड़ दिया था। आखिरकार वो यमुना जी का लायक बेटा था जिसने उनकी पसंद से शादी की थी। लेकिन यमुना जी को रानी से इतनी नफरत थी कि उसके आगे उन्हें सीमा के ऐसे व्यवहार से भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे सीमा रानी से भी चिढ़ने लगी। उसे लगता कि सास हर काम के लिए सिर्फ उसे ही बोलती है। कोई भी रिश्तेदार आए उसे ही हर काम के लिए आगे किया जाता है। रानी को वो सबके सामने किसी काम के लिए नहीं बोलती, जबकि यमुना जी ये सब सिर्फ और सिर्फ रानी को नीचा दिखाने के लिए और उसे कामचोर साबित करने के लिए किया करती थी। उनका एक ही उद्देश्य था, रानी को ये एहसास दिलाना कि लव मैरिज वाली बहू को कभी वो सम्मान नहीं मिलेगा जो उनकी अपनी पसंद की बहू को मिल रहा है। अब सीमा रानी से भी बात बात में उलझने की कोशिश करती। यमुना जी सुलझाने की बजाय कहती कि तुम दोनों को आपस में जो करना है करो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, बस घर की आवाज़ बाहर नहीं जानी चाहिए, कहकर अपना पल्ला झाड़ लेती। रानी सीमा दोनों के ही पति अपनी पत्नियों की लड़ाई में नहीं पड़ते। एक दो बार रानी ने सहन किया, लेकिन अब बहस हद से ज़्यादा बढ़ने लगी थी। गलती किसी की भी हो, यमुना जी की नज़र में हमेशा रानी ही गलत होती। धीरे धीरे यमुना जी और सीमा दोनों मिलकर उसे परेशान करने लगे। यमुना जी और सीमा आपस में कितना भी लड़े झगड़े, रानी के खिलाफ दोनों एक साथ हो जाया करती थे। अब रानी भी आखिर इंसान ही थी। रानी की सहन शक्ति अब खत्म हो चुकी थी। अपनी सास की बातें ताने को रानी सहन कर लेती, क्योंकि उसे लगता कि यमुना जी के भी अपने बेटे की शादी को लेकर कुछ अरमान होंगे, जो उसकी शादी लव मैरिज की वजह से टूट गए। साथ ही सागर के पिताजी की असमय मृत्यु से वो अकेली पड़ गई, इसीलिए वो अपना गुस्सा उस पर निकालती हैं। धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, वो यमुना जी का दिल जीत ही लेगी। लेकिन सीमा जब उससे झगड़ती, उसे उल्टा सीधा बोलती और यमुना जी भी उसे समझाने की बजाय उसी का साथ देती। तो उसने फैसला किया कि वो अब अपने बच्चों और पति के साथ अलग रहेगी। वैसे भी सागर का कहना था कि जब उनका भाई सेटल हो जाएगा तभी वो परिवार से अलग होने का सोचेंगे। इस बार सागर ने भी कोई विरोध नहीं किया। यमुना जी ने फिर बहुत नाटक किया, सब रिश्तेदारों को इकट्ठा कर लिया, रोना गाना किया, पर सभी ने उन्हें समझाया कि साथ रहकर रोज़ रोज़ की लड़ाई से अलग अलग प्यार से रहना ज़्यादा बेहतर है। यमुना जी की उन्हें रोकने की लाख कोशिशों के बाद भी सागर रानी के साथ थोड़ी दूर पर फ्लैट लेकर रहने लगा। रानी नई जगह आ गई थी, वो कभी भी अकेले नहीं रही थी। मायके में उसका भरा पूरा परिवार था और ससुराल में भी यमुना जी ने कभी भी उसे और सागर को अकेला नहीं छोड़ा था। शुरू शुरू में उसे थोड़ी परेशानी हुई, पर धीरे धीरे वो अपनी गृहस्थी जमाने की कोशिश करने लगी। समय के साथ साथ वो सब सीख गई। अब उसे सुकून के कुछ पल नसीब हुए थे। ज़िंदगी के 8 साल सिर्फ और सिर्फ ताने सुनने में और नीचा दिखने में गुजरे थे। उसने बहुत कोशिश की थी सबका दिल जीतने की, सबको अपना बनाने की, लेकिन यमुना जी ने उसकी बुराई कर करके सबकी नज़रों में उसे बुरी बहू साबित कर दिया था। झूठ अगर बार बार बोला जाए तो वो सच लगने लगता है।
सभी रिश्तेदार और अड़ोसी पड़ोसी रानी को घमंडी समझते थे। उन सभी की नज़रों में यमुना जी ने उसे कामचोर और चालाक साबित कर दिया था। अपनी नई गृहस्थी और नई जगह पर रानी को कोई नीचा दिखाने वाला नहीं था, उसे लोगों की नज़रों में गिराने वाला नहीं था। वो जल्दी ही वहाँ सभी से घुल मिल गई और उसके व्यवहार से सभी उसकी तारीफ़ करते, उसके साथ बहुत प्यार से रहते। वहाँ उसकी एक बहुत बड़ी मित्र मंडली बन गई। यहाँ उसे अपने ससुराल और मायके दोनों की ही कमी महसूस नहीं होती। बहुत सुकून से उसकी ज़िंदगी कट रही थी। वो सागर और बच्चों का बहुत ध्यान रखती और घर भी बहुत अच्छे से संभालती, जिसका असर उसके रिश्ते पर भी पड़ने लगा। अब रानी और बच्चों का खिला खिला चेहरा देखकर सागर भी हमेशा खुश रहते। वो अपने परिवार के लिए समय निकालते, उन्हें समय समय पर घुमाने ले जाते, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते। अपने बच्चों और रानी को हर सुख सुविधा देने के लिए दिन रात मेहनत करते। सागर की मेहनत रंग लाई, उनका व्यापार चल पड़ा। सागर की रात दिन की कड़ी मेहनत और साफ नीयत ने आखिरकार लक्ष्मी माँ का उन पर प्रसन्न हो गई। अब उनकी गिनती शहर के नामी लोगों में होने लगी थी। उन्होंने एक बड़े शहर में अपना बंगला बना लिया था। उनके पास अब हर सुख सुविधा थी। सागर और रानी अपनी संपत्ति का बहुत सारा भाग सामाजिक सेवा में लगाते, ज़रूरतमंदों की मदद करते और अपनी माँ व भाई की सुख सुविधा का भी ध्यान रखते। उन्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती, एक फ़ोन करने पर उनके पास पहुंचा देते थे। इधर यमुना जी को भी लोग सागर की तरक्की के बारे में बताते, उनकी मेहनत और लगन से अर्जित किए मुकाम का उदाहरण अपने बच्चों को देते और यमुना जी की भी तारीफ़ करते कि आप धन्य हैं जो आपने सागर जैसे बेटे को जन्म दिया। ये सब सुनकर यमुना जी को सागर पर तो गर्व होता, लेकिन रानी की किस्मत से बहुत जलन होती। ये सब सुनकर उनके सीने पर सांप लौट जाते कि कहाँ तो वो रानी को नीचा दिखाती थी कि भागकर लव मैरिज करने वाली बहू को कभी वो मान सम्मान, प्यार और इज्जत नहीं मिलता जो उस बहू को मिलता है जो अपने माता पिता की मर्ज़ी से विवाह करती हैं। वहीं रानी के पास आज सब कुछ था, जबकि उन्होंने अपने पास से सागर को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी थी। आज सागर जो भी था वो अपनी मेहनत और रानी के साथ की वजह से था। रानी ने हर अच्छे बुरे समय में उसका साथ दिया और उसकी हिम्मत बढ़ाई। समय की एक सबसे बड़ी खासियत है कि वो अच्छा हो या बुरा हो बदलता ज़रूर है। इंसान की नीयत अच्छी हो तो उसका नसीब कभी बुरा हो ही नहीं सकता। आज रानी सागर के पास सब कुछ था। लक्ष्मी माँ जब इंसान पर प्रसन्न हो तो इंसान के आधे दुख दर्द तो वैसे ही कम हो जाते हैं। जो लोग मुश्किल वक्त में नज़र नहीं आते, समय बदलने पर ढूंढ ढूंढ कर रिश्तेदारी निकालते हैं और अपनापन जताने आते हैं। ऐसे ही सागर और रानी के घर सभी दोस्तों रिश्तेदारों का आना जाना लगा ही रहता। सागर और रानी बहुत खुश थे। ज़रूरतमंदों की मदद करके उन्हें बहुत सुकून मिलता, पर कभी कभी वो दोनों उदास हो जाते। दरअसल रानी और सागर की बहुत इच्छा थी कि भगवान उन्हें एक बेटी ज़रूर दे, पर उनकी ये इच्छा अधूरी रह गई। जब रानी को दूसरी बार बेटा हुआ तो वो बहुत रोई कि उसकी ख्वाहिश अधूरी रह गई, पर इससे ज़्यादा दुख उसे इस बात का था कि वो सागर की ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाई। सागर उसे समझाया करते, जो भगवान की मर्जी हो वही होता है। बेटा हो या बेटी, हम बहुत खुश नसीब हैं कि भगवान ने हमें माता पिता बनने का सौभाग्य दिया। हम अपनी बहुओं को बेटी बनाकर रखेंगे। ये सुनकर रानी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। उसे सागर की हर परिस्थिति में संतुष्ट रहने की आदत पर बहुत गर्व होता और वो खुद को बहुत खुशनसीब समझती कि उसका सागर से शादी करने का फैसला उसकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। कभी-कभी सागर को अपनी फैमिली की बहुत याद आती तो रानी उन्हें उनकी माँ से मिलने भेज देती। सागर जब भी यमुना जी और अपने भाई से मिलने जाते, यमुना जी के उन्हें हर तरह से अपने परिवार सहित घर वापस आने का दबाव बनाती। जब सागर उन्हें समझाते कि साथ रहकर भी आप खुश नहीं रहोगी माँ, ना आप मेरी लव मैरिज वाली बात को स्वीकारोगी, ना रानी को अपनी बहू के रूप में, इसीलिए अलग रहने में ही भलाई है, तो वो उन्हें तरह तरह की दलीलें देती और लोग कहेंगे कि पैसा आया तो अपनी माँ और भाई को मुंह फेर लिया। उन्हें लालच देती कि
तुम इस घर के बड़े बेटे हो, मेरे बाद मेरे नाम जो भी है वो सब कुछ तुम्हारा ही है। तुम यहाँ रहो या वहाँ मिलकर रहो, तुम यहाँ नहीं आ सकते तो हम सब तुम्हारे साथ वहीं चलते हैं। सागर को इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी आँखों के सामने रानी का आँसुओं भरा चेहरा घूम जाता। जब यमुना जी दिन भर के तानों और लड़ाई से परेशान होकर वो रात भर रोया करती थी। मानसिक रूप से प्रताड़ित होने की वजह से वो बीमार सी रहने लगी थी। बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव के कारण उसका चेहरा हमेशा मुरझाया रहता। सागर को रानी की ऐसी परिस्थिति देखकर बहुत दुःख होता। उसकी वो पहली वाली रानी कहीं खो सी गई थी जिससे वो पहली नज़र में उसे प्यार हो गया था। वो हमेशा हँसती खिलखिलाती रहती, हालात जो भी हो उसके चेहरे की मुस्कान कभी कम नहीं होती थी। लेकिन यमुना जी की नफ़रत ने उसे अंदर ही अंदर तोड़ के रख दिया था। यमुना जी जब बार-बार साथ रहने की जिद करने लगी, तो सागर ने उनसे मिलने जाना ही कम कर दिया। सागर रानी को अपनी नई दुनिया में खुश थे, पर यहाँ यमुना जी के कर्मों का हिसाब होना भी बाकी था। खुशियों ने सागर और रानी की ज़िंदगी का पता तो ढूँढ लिया था, पर अभी यमुना जी का हिसाब बाकी था। यमुना जी की बार-बार साथ रहने की जिद के कारण सागर ने उनसे मिलना ही कम कर दिया। अब वो यमुना जी के बार-बार बुलाने पर भी कभी जाया करते थे। वो नहीं चाहते थे कि यमुना जी की जिद के आगे वो कमज़ोर पड़े और रानी की ज़िंदगी में फिर से कोई दुखों का कारण बने। सागर रानी को अच्छी तरह जानते थे, उन्हें पता था कि अगर वो कहेंगे तो वो भले यमुना जी के पास न जाएँ, पर उन्हें अपने पास ज़रूर बुला लेगी और फिर वही सब होने की बहुत अधिक संभावना है, जो पिछले 7-8 सालों के साथ रानी के साथ होता आया था। वो यमुना जी का स्वभाव बहुत अच्छे से जानते थे। उन्हें पता था परिस्थिति चाहे जो भी हो, यमुना जी कोई मौका नहीं छोड़ेंगी। रानी को नीचे दिखाने का, उसका अपमान करने का। सागर का यमुना जी से मिलना अब बिल्कुल ही बंद होने लगा था। वो और रानी बहुत खास मौकों पर आमंत्रण के लिए जाया करते थे, थोड़ी देर रुककर वापस आ जाया करते। इतने भी यमुना जी रानी को ज़रूर ऐसा कुछ बोल देती जिससे उसका मन दुखी हो जाता। इस कारण रानी ने अब जाना बिल्कुल बंद कर दिया। सागर ही बहुत बुलाने पर बच्चों के साथ कभी-कभी यमुना जी और भाई से मिल आया करते। इन सब बातों का असर सबसे ज़्यादा सीमा पर पड़ा। उसे लगने लगा रानी और सागर तो अपने परिवार के साथ यमुना जी की किच-किच से दूर अलग मज़े में रह रहे हैं और उसे यमुना जी को ज़िंदगी भर झेलना पड़ेगा। तब यमुना जी के पास रानी तो थी नहीं, सीमा के साथ मिलकर नीचा दिखाने के लिए या उसका अपमान करने के लिए। इसीलिए उसका पूरा ध्यान अब सीमा पर रहता। सीमा को घर का सारा काम करना पड़ता, साथ ही यमुना जी के मायके से कोई न कोई कभी भी रुकने आ जाया करता, जिससे सीमा का काम बढ़ जाता। सीमा की जो गलतियाँ वो रानी के होने पर नज़रअंदाज कर देती थी, वो उन्हें अब बहुत बड़ी लगती। वो सीमा को टोकती, डाँटती, चिल्लाती, उसके माँ-बाप को कोसती, लेकिन सीमा रानी नहीं थी। वो बात-बात पर यमुना जी को जवाब देती। अगर यमुना जी एक शब्द भी गलत निकालती तो वो उनका खानदान बखान देती। उन्हें बहुत खरी-खोटी सुनाती, उनका अपमान करती। रोज़ की लड़ाई झगड़ों से सीमा भी बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। सीमा की शादी को 4 वर्ष हो चुके थे, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद, मंदिर, मस्जिद और डॉक्टरों के कई चक्कर लगाने के बाद भी उसे माँ बनने की खुशी नसीब नहीं हो पाई, जिसके कारण यमुना जी अक्सर उसे बेइज़्ज़त किया करती थी। घर में रात-दिन की किट-किट और सीमा की बच्चे की जिद से तंग आकर उनका छोटा बेटा शराब पीने लगा। थोड़े बहुत नशे की आदत तो यमुना जी की लाड प्यार की वजह से उसे पहले ही से थी, लेकिन अब उसे लत लग गई थी। वो रात-दिन नशे में डूबा रहता, सीमा ने मारपीट करता और नशे में यमुना जी का भी अपमान करता, उन्हें अपशब्द कहता। अगर यमुना जी कुछ कहती तो उन्हें सीमा को लेकर अलग होने की धमकी देता। शराब का असर उसकी नौकरी पर भी पड़ने लगा था। वो कभी-कभी नौकरी पर जाया करता और महीने के आखिरी में उसे नाम मात्र की तनख्वाह नसीब होती, जो वो शराब और जुए में उड़ा देता। यमुना जी के पेंशन के पैसों से जैसे-तैसे उनके घर का खर्च चलता। वो 2-2 दिन घर नहीं आता, शराब पीकर यहाँ-वहाँ पड़ा रहता। घर में यमुना जी और सीमा के अलावा तो कोई था ही नहीं। यमुना जी उसे ढूँढ-ढूँढ कर घर लाया करती, उसे कुछ बोलने की हिम्मत तो उनमें अब थी नहीं। वो अकेले में उसे भला-बुरा के अपना मन हल्का कर लिया करती। सीमा भी अब घर के कामों से अपना जी चुराती। तबीयत खराब होने का बहाना करके सारा दिन अपने कमरे में से बाहर नहीं निकलती। खुद यमुना जी से छुपाकर अपने पति से बाहर से दोनों के लिए खाना मंगवा लेती या चिप्स बिस्किट खाकर कमरे में बाहर ही नहीं आती। यमुना जी पूरा दिन भूखी रहती। यमुना जी ने कुछ दिन तो उसे टोका, गुस्सा भी दिखाया, लेकिन जब उससे कोई फ़र्क ना पड़ा, तो खुद ही अपने लिए खाना बनाने लगी। साथ ही उन्हें सीमा और उसके पति के लिए भी खाना बनाना पड़ता। जैसे ही खाना बनता, सीमा उसे दवाई खाना है बोलकर अपना और अपने पति का खाना अपने कमरे में ले जाती। यमुना जी पर धीरे-धीरे घर के सारे कामों की ज़िम्मेदारी आ गई। सीमा को अब तबीयत खराब होने का बहाना भी नहीं बनाना पड़ता। वो घर का कोई काम नहीं करती, उन्हें अब किसी का डर नहीं था। अगर यमुना जी कुछ भी बोलती तो उनका बेटा और बहू दोनों मिलकर बहुत तमाशा करते। आस-पास के लोग रोज़ उनके घर का तमाशा देखते। यमुना जी ने अब उन दोनों को कुछ भी बोलना छोड़ दिया। इस समय उन्हें सागर की कमी बहुत महसूस होती। वो सागर जिससे
जिसने यमुना जी के इतना कुछ गलत करने के बाद भी उन्हें कभी अपमानित नहीं किया। इस बेटे बहू के घमंड में उन्होंने रानी और सागर की ज़िंदगी में इतना ज़हर घोला, सागर की शादी के बाद से उसे घर का बड़ा बेटा होने का कोई हक नहीं दिया। मुसीबत में उसी सागर को याद करके उनकी आँखें भर आतीं। पर वो जानती थी उनने सागर और उनके बीच जो खाई खोदी है वो अब शायद ही भर पाए। आपके अच्छे कर्मों का फल मिलने में देर हो सकती है, मगर आपके बुरे कर्मों का फल आपको बहुत जल्दी और ज़रूर मिलता है। इसीलिए सोच समझ के सावधानी पूर्वक अपने कर्मों का चयन करना चाहिए। सीमा अब घर की मालकिन बन के रहती और यमुना जी हैसियत अपने ही घर में एक नौकरानी जैसे हो गई। वो सारे दिन घर का काम करती, उनका छोटा बेटा कभी ड्यूटी पर तो कभी दोस्तों के साथ जुआ खेलने और शराब पीने में व्यस्त रहता, और सीमा दिन भर आराम से टीवी देखने या घूमने फिरने में अपना समय व्यतीत करती। उसके शौक के लिए पैसे भी यमुना जी अपनी पेंशन में से देती। यमुना जी अक्सर सीमा और अपने छोटे बेटे से सांस लेने में तकलीफ की शिकायत करती, पर वो दोनों ही उनकी बात अनसुना करके निकल जाते। धीरे धीरे उनकी पूरी सेविंग्स सीमा और उसके पति ने मिलकर उड़ा दी। घर का खर्च भी अब बड़ी मुश्किलों से चल पाता। जिस पेंशन के पैसों का यमुना जी को घमंड था कि सागर की थोड़ी सी कमाई है और वो अपनी पेंशन घर खर्च चलाकर रानी को हमेशा अपना गुलाम बनाकर रखेंगे, उसी पेंशन छोटा सा भाग भी अब उनके पास नहीं बचता। एक दिन वो बाजार से कुछ सामान लेकर घर आ रही थी तो तेज धूप की वजह से उन्हें चक्कर आ गया और वो गिरते गिरते बची। उनका सारा सामान बिखर गया, उनका फोन हाथ से छूटकर गिर गया और वही टूट गया। उन्होंने जैसे तैसे खुद को संभाला और अपना सामान और टूटा फोन, जो अब किसी काम का नहीं था, लेकर घर आ गई। जब सीमा को उन्होंने बताया कि आज रास्ते में क्या हुआ तो वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली कि आपके ये सब नाटक है, मेरे सामने नहीं चलेंगे, जाकर खाना बनाइए, मुझे भूख लग रही है। उसकी बात सुनकर यमुना जी की आंख भर आई और वो चुपचाप उठकर किचन में खाना बनाने चली गई। एक दिन यमुना जी सुबह से ही किचन में लगी हुई थी, क्योंकि सीमा के मायके में उसके छोटे भाई की शादी थी और उसके बड़े भैया उसे लेने आए थे। सीमा ने अपना और अपने पति का सामान पैक किया और अपने भाई के साथ अपने पति को लेकर मायके निकल गई। सीमा ने यमुना जी को पूछना या बताना भी जरूरी नहीं समझा। बेटा तो वैसे भी नशे में था, वो भी गिरता पड़ता चुपचाप जाकर ऑटो में बैठ गया। सीमा के भाई ने लिहाज में जाते जाते बस इतना कह के आइएगा आप भी और नमस्ते करके चलता बना। उसके जाने के बाद यमुना जी आकर घर में चारों तरफ फैला हुआ सामान समेटने लगी और सब काम से निवृत्त होकर जैसे ही अपने कमरे में आराम करने आई, उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब निकल पड़ा। अब उनका स्वास्थ्य भी उनका साथ छोड़ने लगा था। वो अक्सर बीमार रहा करती थी, पर उनसे पूछने वाला कोई नहीं था। रिश्तेदारों ने भी उनके अक्खड़ स्वभाव की वजह से उनसे मतलब रखना बंद कर दिया था। जब भी कोई नाते रिश्तेदार परिवार के लोगों ने समझाते कि आप सागर और रानी के साथ गलत कर रहे हो, बच्चों की गलती को माफ करके उन्हें एक मौका और दो, सब कुछ अपने छोटे बेटे के नाम मत करो, या तो दोनों के लिए बराबर करो या सब अपने जीते जी अपने ही नाम पर रहने दो, तो वो किसी की एक न सुनती। वो नफरत में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उन्हें सही गलत कुछ समझ नहीं आता। उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ रानी और सागर को उनकी लव मैरिज करने की सजा देना था। कहा सबको अपनी एक आवाज से डरा देने वाली यमुना जी आज दशा आज ऐसी हो गई थी कि वो अपने ही घर में बिल्कुल अकेली और लाचार रह गई थी। जहां रानी और सागर उनसे बिना पूछे एक कदम बाहर नहीं निकलते थे, आज सीमा बिना उन्हें कुछ बताए उनकी आंखों के सामने अपने पति के साथ निकल गई। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि वो कब तक आएगी। उनका एटीएम कार्ड भी उनके छोटे बेटे के पास था, जो उन्होंने उसे घर खर्च के लिए कुछ पैसे निकाल के दे दिया था। धीरे धीरे सीमा को गए 15-20 दिन निकल गए। उसके भाई की शादी भी हो चुकी थी, यमुना जी का फोन भी खराब हो चुका था, इसीलिए उनकी अपने छोटे बेटे या सीमा से कोई बात नहीं हो पा रही थी। यमुना जी अब घर में अकेली थी, उन पर सभी कामों की जिम्मेदारी आ गई थी कि तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती। एक दिन वो सुबह से उठकर घर के कामों में लगी थी, तभी उन्हें सांस लेने में थोड़ी तकलीफ महसूस हुई। उन्हें चक्कर जैसे आ रहे थे, तो उन्होंने पड़ोस के शर्मा जी के बच्चे को बुलाकर पास के मेडिकल दवाई लेने भेज दिया। जब वो अपने लिए खाना बना रही थी, तभी अचानक उनके सीने में असहनीय दर्द हुआ। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वो वहीं चक्कर खाकर गिर गई और वहीं बेहोश पड़ी रहीं। इसी बीच वो बच्चा दवाई लेकर आया। उसने उनकी ऐसी हालत देखी तो तुरंत उन्हें उठाने की कोशिश की, पानी के छींटे मारे। जब यमुना जी पर कोई फर्क नहीं पड़ा तो वो अपने माता पिता को बुलाकर ले आए। उसके पिताजी के पास उनके छोटे बेटे का नंबर था। उनने उसे फोन किया तो फोन सीमा ने उठाया। उन्होंने जैसे ही यमुना जी की तबीयत के बारे में बताया तो उसने आवाज ठीक से नहीं आ रही कहकर फोन काट दिया। वो समझ गए कि सीमा झूठ बोल रही थी, क्योंकि फोन काटने से पहले उन्होंने सीमा को अपने पति के पूछने पर कि किसका फोन था बोलते सुना कि बुढ़िया बीमार का नाटक कर रही है। उन्होंने जल्दी से सागर को फोन लगाया। सागर उस समय शहर से बाहर अपने बिजनेस के सिलसिले में गए हुए थे। उन्होंने शर्मा जी को तुरंत माँ को वहां से सबसे बड़े अस्पताल, जो कि उनके एक दोस्त का ही था, वहां लेकर जाने का आग्रह किया और जल्दी से जल्दी उन्हें अपने
आने का आश्वासन दिया। सागर जानते थे किसी भी हालत में उन्हें वहां पहुंचने में कम से कम 2-3 घंटे तो अवश्य ही लगेंगे। तो उन्होंने रानी को फोन करके माँ की तबीयत के बारे में बताया और रानी को तुरंत अस्पताल पहुंचने के लिए कहा। रानी ने सागर से शर्मा जी का नंबर लिया और बच्चों को सुनीता दीदी, जो उसके घर में कामों में उसकी हेल्प किया करती थी, के पास छोड़कर तुरंत अस्पताल के लिए निकल गई। जब वो अस्पताल पहुंची तो शर्मा जी वहीं गेट के पास ही मिल गए। रानी ने उन्हें नमस्ते किया और उनके साथ मिलकर अस्पताल की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके यमुना जी को वहां भर्ती करवा दिया। और शर्मा जी का बहुत आभार व्यक्त कर उन्हें घर वापस भेज दिया। अब अस्पताल में सिर्फ रानी और यमुना जी ही थी। डॉक्टर ने उनके बहुत सारे टेस्ट किए और बताया कि यमुना जी की दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। अगर तुरंत उनका ऑपरेशन करके किडनी नहीं बदली गई तो उनका बचना मुश्किल है। इतना कहकर रानी बहुत घबरा गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सागर को तुरंत फोन करके जल्दी आने को कहा। यमुना जी की किडनी वाली बात रानी ने छुपा ली। वो नहीं चाहती थी सागर घबरा जाए। उसने उनके आने पर ही उन्हें सब बात बताने का फैसला किया। रानी ने अपने देवर और देवरानी को भी फोन किया, पर उन दोनों में से किसी ने भी उसके फोन का जवाब नहीं दिया। तभी नर्स ने आकर रानी को बताया, यमुना जी की हालत बहुत गंभीर है, उन्हें 1-2 दिन में जल्द से जल्द किडनी डोनर की अब व्यवस्था करनी पड़ेगी। रानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो यमुना जी के साथ बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। उसने एक बार फिर सीमा को फोन किया। इस बार सीमा ने उसका फोन उठा लिया। जब रानी ने सीमा को यमुना जी की हालत के बारे में बताया तो पहले तो वो घबरा गई कि कहीं उनकी बीमारी की वजह लोग उसे न समझें कि उसने उनका ठीक से ध्यान नहीं रखा, न ही इतने दिनों से एक भी बार उनसे बात करने की कोशिश की। उसने हम जल्दी ही आते हैं कहकर फोन काट दिया। फोन रखकर रानी बैठी थी कि उसे सामने से सागर दिखाई दिए। उन्हें देखकर रानी फुट-फुट कर रो पड़ी। सागर के बिना रानी आवाज बिल्कुल अकेली पड़ गई और यमुना भी ऐसी हालत को देखकर भी उसे बहुत दुख हो रहा था। वो यमुना जी से गुस्सा ज़रूर थी, पर उसने कभी नहीं चाहा कि उनके साथ कुछ गलत हो। सागर समझ गया कोई गंभीर बात है। उसने रानी से पूछा। उसने उन्हें सब रिपोर्ट बता दिया। यमुना जी की रिपोर्ट देखकर सागर की आँखों में भी आँसू बह निकले। चूँकि सीमा का मायका पास ही था, तो सीमा और उसका पति भी अस्पताल पहुँच गए। सीमा को डर था कि कहीं यमुना जी ने सागर हक छीनकर जो कुछ भी उसके पति के लिए किया है, उसके बदले में कहीं वो उससे या उसके पति से किडनी ना माँग ले। उसने यमुना जी को दूर से देखा और मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं घर जाकर दवाई खाकर थोड़ा आराम करके आती हूँ, कहकर चलती बनी। उसका पति भी मैं सीमा को छोड़कर आता हूँ बोलकर उसके साथ ही हो लिया। अब अस्पताल में सिर्फ सागर, रानी और यमुना जी ही थे। तभी सागर ने रानी को कहा, तुम माँ का ध्यान रखो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वह तेजी से निकल गए और सीधा डॉक्टर केबिन में पहुंचे। उसने कहा कि इंसान एक किडनी के साथ भी जीवित रह सकता है। अगर डोनर नहीं मिल रहा तो वो अपनी किडनी अपनी माँ को देने के लिए तैयार है। आप जल्दी से सारे टेस्ट कर लीजिए। सागर को तेजी से निकलता देख रानी घबरा गई। उसे अचानक से क्या हो गया, तो वो भी उनके पीछे पीछे आ गई। उसने सागर और डॉक्टर की सारी बात सुन ली। वो अंदर आकर सागर के सामने खड़ी हो गई और पूरी दृढ़ता से बोली, आप माँ को किडनी नहीं देंगे। सागर घबरा गया। उसे लगा रानी के साथ उसकी माँ ने जो भी किया, इस कारण शायद उसे वो किडनी देने से मना कर रही है। लेकिन रानी आगे बोली कि अगर किडनी देनी है तो वो यमुना जी को अपनी किडनी देगी, क्योंकि एक तो वो सागर को बेहद प्यार करती थी, दूसरा सागर को अपने व्यवसाय के कारण हमेशा भागदौड़ करनी पड़ती, कई दिनों तक घर के बाहर रहना पड़ता। रानी को बच्चों को और अपने व्यवसाय सबको संभालना पड़ता है। इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि सागर के स्वास्थ्य पर जरा भी फर्क पड़े। भले इंसान एक किडनी के सहारे जीवित रह ले, लेकिन भगवान के बनाए शरीर में छेड़छाड़ करने के दुष्परिणाम तो होते ही हैं। सागर ने पहले तो साफ मना कर दिया, पर रानी के बहुत समझाने पर, अपने प्यार का वास्ता देने पर और अपनी कसम दी तो सागर भारी मन से मान गए। सागर बिल्कुल नहीं चाहते थे कि रानी को जरा सी भी तकलीफ हो, पर वो उसकी जिद के आगे मजबूर थे। वो जानते थे अगर उसने ठान लिया है तो वो अब किसी की भी नहीं सुनेगी। सागर और रानी ने जल्दी-जल्दी हॉस्पिटल की सभी औपचारिकताएं पूरी की। इत्तेफाक से रानी की किडनी यमुना जी से मैच भी हो गई। सब कुछ ठीक था। बस 1-2 दिन में उसकी किडनी यमुना जी को लगनी छुपाकर बैठे थे। सीमा अपनी बीमारी का बहाना करके दोबारा यमुना जी से मिलने भी नहीं गई और उसका पति भी जरूर काम का बहाना बनाकर शहर से बाहर चला गया। आखिर वो दिन भी आ गया जब ऑपरेशन होना था। सागर बहुत घबराए हुए थे। आखिर आज उनकी जिंदगी के 2 सबसे अहम लोगों की जिंदगी का सवाल था। एक तरफ उनकी माँ थी जो मौत की कगार पर खड़ी थी, दूसरी ओर उसकी पत्नी जो उनकी उनकी माँ की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा रही थी। उनकी आंखों में बार-बार आंसू की धारा बह रही थी, तो सुबह से पता नहीं कितनी बार अपनी माँ का हाथ पकड़कर रो चुके थे और रानी को सीने से लगाकर तो उनके आंसू का बांध ही टूट गया था। सागर की ऐसी हालत देखकर रानी की आंखों में भी अविरल अश्रु की धार बह रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को
और सागर को संभाला। यमुना जी और रानी को ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। बाहर सागर का दिल बहुत जोर-जोर से धड़क रहा था। वो भगवान से लगातार एक ही प्रार्थना कर रहा था कि सब अच्छे से हो जाए। कुछ घंटों बाद डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर आए और सागर को बताया कि ऑपरेशन सफल हुआ। यमुना जी को और रानी दोनों ठीक हैं, कुछ ही देर में उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। फिर आप उनसे मिल सकते हैं। सागर ने डॉक्टर को धन्यवाद किया और उनका सर भगवान के आगे झुक गया। यमुना जी और रानी को रूम में शिफ्ट कर दिया गया। उनसे मिलने वालों का जमावड़ा लगा हुआ था। लेकिन सीमा और उसके पति का कोई अता पता नहीं था। अपने पिता की मिली नौकरी के घमंड में उन्होंने सभी से मतलब रखना छोड़ दिया था। ऑपरेशन 4-5 दिन गुजर गए, पर वो दोनों यमुना जी से मिलने भी नहीं आए। उन्हें लगता था कि उन्हें अब किसी की ज़रूरत नहीं और अब तो सीमा यमुना जी के साथ रहना ही नहीं चाहती थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि रानी और सागर उन्हें अपने साथ ही ले जाएँ तो उनसे छुटकारा मिले। यमुना जी की हालत में पहले से काफ़ी ज़्यादा सुधार था। रानी भी अब धीरे-धीरे थोड़ी स्वस्थ हो रही थी। यमुना जी और रानी से जो भी मिलने आ रहा था वो उनसे रानी की प्रशंसा कर रहे थे। सागर तो फिर भी उनके बेटे हैं, लेकिन एक बहू होकर इतना अपमान सहने के बाद रानी जो उनके लिए किया वो वाक़ई में सराहनीय था। सभी के जाने के बाद यमुना जी ने रानी की ओर देखा और ऊपर उनकी आँखों से आँसू लुढ़क गए। उन्हें उसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और इतना ही कह पाईं, "हो सके तो मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मेरी जान बचाने के लिए तुम्हें अपने जीवन को दाँव पर नहीं लगाना चाहिए था। मर जाने देती, मुझे मेरे कर्मों की सज़ा मिल जाती। तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊँगी।" रानी उनके गले से लग गई और इतना ही बोल पाई, "ऐसा मत कहिए, आप मेरी माँ हैं और बच्चे माँ पर एहसान नहीं करते। मैंने सिर्फ़ अपना फ़र्ज़ निभाया है। अब आप जल्दी से बिल्कुल ठीक हो जाइए और घर चलिए, बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं।" सागर भी वहीं खड़े अपनी पत्नी और माँ को देख रहे थे। उन्हें आज अपनी पसंद पर गर्व हो रहा था। यमुना जी ने उन्हें भी पास बुलाया और उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी माँगी। सागर अपनी माँ के गले लग गए। रानी ने उनकी शादी के बाद बहुत सालों में पहली बार उनकी माँ ने उनके सर पर प्यार से हाथ रखा था। सीमा और उसका पति भी वहाँ आ गए। यमुना जी के हाल-चाल जानने के बाद सीमा ने यमुना जी को कहा कि अब आप अपने बड़े बेटे बहू के पास रहिए। हमने तो बहुत किया आपका, अब आप उन्हें भी सेवा का मौका दीजिए। उनका भी कुछ फ़र्ज़ है। यमुना जी ने अपने छोटे बेटे की ओर देखा, वो भी अपनी पत्नी को मौन स्वीकृति दे रहा था। वो उस समय कुछ नहीं बोली और वो दोनों सबसे विदा लेकर वापस चले गए। 1-2 दिन में उनकी हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई। उन्होंने सागर को कहा कि घर का आधा हिस्सा अभी भी उनके नाम पर है और उन्हें वहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, इसलिए वो उन्हें वहीं छोड़ दें। लेकिन सागर और रानी नहीं माने। उनकी हालत अभी नाज़ुक थी और वो उन्हें ऐसी हालत में बिल्कुल भी नहीं अकेला छोड़ना चाहते थे। रानी भी अभी ठीक नहीं हुई थी। उसके बहुत ज़िद करने पर वो बहुत भारी मन से उसके साथ जाने को तैयार हो गई। उनकी हालत भी अभी ऐसी नहीं थी कि वो अपना ध्यान खुद रख सकें। उन्हें अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी थी। उन्हीं की हरकतों से रानी और सागर को अपना घर छोड़कर किराए के घर में रहने के लिए मजबूर किया था। सागर रानी और यमुना जी को लेकर घर आ गए। सागर रानी और अपनी माँ को और साथ में अपने बच्चों का भी बहुत ध्यान रखते। उनकी मदद के लिए उन्होंने बहुत सारे लोगों को लगा लिया। सागर खुद अपनी माँ और पत्नी के दवाओं का और खाने का ध्यान रखते, उन्हें खाना खिलाकर समय पर दवाई देकर, बच्चों को भी खिला-पिलाकर स्कूल छोड़कर ही घर से निकलते। समय पर रानी और यमुना जी को डॉक्टर के पास ले जाते। सागर के प्यार और देखभाल से वो दोनों जल्दी बिल्कुल ठीक हो गए। यमुना जी और रानी बहुत घुल-मिल गए। वो दोनों साथ में बच्चों को लेकर घूमने जाया करते और खूब बातें करते। यमुना जी भी बच्चों को बहुत प्यार देती। उनके साथ खुद भी बच्ची बन जाती और बहुत खुश रहती। बच्चों के साथ उनका बहुत मन लगता। रानी और सागर भी उनका बहुत सम्मान करते, पर कभी-कभी अपने व्यवहार को याद करके वो आत्मग्लानि से भर जाते। रानी के निश्चल प्रेम को देखकर उनका दिल भर आता। सब नज़रिए का खेल होता है। रानी को जब वो प्यार भरी नज़रों से देखती, तो उन्हें वो भोली-भाली बच्ची नज़र आती। उन्हें हमेशा दुःख होता कि उन्होंने सागर और रानी के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है। फिर भी वो उन्हें इतना प्यार और सम्मान देते हैं और जिस बेटे के लिए इतना कुछ किया, जिसे हाथ पर सब कुछ मिल गया, उसने उनसे मुँह फेर लिया और पलट कर भी नहीं देखा। वो पश्चाताप की आग में झुलसती रहती। रानी और सागर उनके दिल का हाल समझते थे, पर वो उन्हें हमेशा एहसास दिलाते कि ये घर उन्हीं का है और वो पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ चुके हैं। अब उनके मन में भी किसी भी प्रकार का मनमुटाव नहीं है। धीरे-धीरे समय गुजरता गया। जहाँ यमुना जी रानी को बहू मानने से इनकार करती थी, वहीं आज उनकी लव मैरिज वाली बहू उनकी बेटी बन चुकी थी। उन दोनों के बीच प्यार और नोक-झोंक भरे रिश्ते को देखकर कोई अनजान व्यक्ति तो उन्हें माँ-बेटी ही समझता। यमुना जी ने अपने नाम पर जो भी था वो सब सागर को बिना बताए उनके नाम पर कर दिया। भले सागर ने अपनी मेहनत के बल पर आज सब कुछ पा लिया हो, पर एक बेटा होने के नाते अपने माता-पिता की जो भी संपत्ति उस पे उसका भी बराबर का हक था और वो उन्हें इस अधिकार से
और अपने स्वर्गीय पिता के आशीर्वाद से वंचित नहीं रखना चाहती। यमुना जी का छोटा बेटा भी अब शराब पीना कम कर चुका था और अपनी ड्यूटी समय से निभा रहा था। सीमा अभी भी अपने बच्चे के लिए डॉक्टरों से चक्कर लगा रही थी। आखिर उसे भी तो अपने कर्मों का हिसाब देना था। उम्मीद करती हूँ मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।